वालों ने नाम रखा MM फारूकी, कोई मिस्सी कहता था, कोई दोस्त मिस्सू कहता था, तो फिर जी लिलीपुट कहाँ से आया, ये ज़रूर एक बार बताएं। हमारा नाम मिसबाहुद्दीन है, वो ज़रा डिफ़िकल्ट होता है प्रोनाउंस करने में लोगों को, तो स्कूल में भी सर्टिफिकेट पे भी हर जगह गलत लिखा जाता था, तो मैं बड़ा दुखी था उससे। तो मैंने कहा कि ये नहीं रखूँगा, इंडस्ट्री में जाऊँगा तो। लेकिन बदनसीबी ये देखिए कि कोई यहाँ भी लिलीपुट भी कोई ठीक से नहीं लिखता, कोई लिलीपट लिख देता है कोई लालीपट लिख देता है, कुछ भी करता है। पढ़ने में मैं एकदम ही बकलोल, अभी एक फिल्म में करके आ रहा हूँ बकलोल तो कभी सोचा था कि जो बिहार में कर रहे हो वो कभी पंजाब में करने का मौका मिलेगा? अलग अलग लैंग्वेज में आपने काम किया, पंजाबी लैंग्वेज में भी आपको फिल्म करने का मौका मिला तो... जी, लेकिन मैंने हिंदी ना छोड़ी मैंने कहा कि हमसे पंजाबी मत बोलवाओ, पंजाबी बहुत मीठी जुबान है, मेरे मुंह से बहुत खराब लगेगी, इसलिए हमको हिंदी ही बोलने दो। तो पंजाबी लैंग्वेज को कैसे अंडरस्टैंड करते थे और अपने डायलॉग को कैसे फिर मैनेजमेंट हो पाती थी? सामने वाले एक्टर का कमाल होता था, उसका एक्सप्रेशन जो है वो एक्यूरेट होता था, तो हम उसके एक्सप्रेशन से समझ जाते थे कि अच्छा ये बोला है तो मुझे ये बोलना है। पंजाबी एक्टर के साथ कभी मुलाकात हुई जिनके साथ लगता हो कि काम करना चाहिए? मैंने मेहर मित्तल जी के साथ बहुत पहले दादा दादी की कहानियाँ जब मैं कर रहा था, तो उसमें एक एपिसोड में मेहर मित्तल जी के साथ हमने काम किया था। बड़े मासूम आदमी थे, बहुत ही मासूम आदमी थे, और तो मैं उनसे बहुत इम्प्रेस हुआ था। तो मुझे लगता है अरे यार पंजाबी आती होती तो मैं इनके साथ काम करता बहुत से लोग कह देते हैं डिसेबल, एक होता है डिफरेंट टेबल, एक होता है डेफिनेटेबल तो लगा लिलीपुट को कि शायद अगर कुदरत ने कुछ कम दिया है तो बहुत ज़्यादा भी कुछ मिलेगा। बहुत ज़्यादा भी दे दिया है, बिल्कुल उसको करम है, और वो जब चाहता है तभी जो है आपके दिल में मेरे लिए प्यार जागेगा, उसके दिल में प्यार जागेगा। वो अगर नहीं चाहेगा तो आप हमको घास नहीं डालेंगे। जिस राह में है ठोकरें वो राह है इंसान अचल, जुर्मों गुनाह के बोझ से वरना गिरेगा मुंह के बल। तारीकियां हैं हर तरफ फंदा न बन अब भी संभल, मुड़ भाग दौड़ आ इस तरफ ताकत अभी है पाँव में, आराम और राहत जिंदगी सब है खुदा की छाँव में। ईश्वर ने हमें आदमी बना के भेजा है और अपने पास आने के लिए उन्होंने होमवर्क दिया है कि तुम हमारे पास लौट के आना इंसान बन के। ये मिटाएं दिल से सदियों की अदावत, चलो हम एक हो जाएं। पूरी है चीज़ ये नफरत निहायत, चलो हम एक हो जाएं। वो क्या दिन थे जब हम दो जिस्म और एक जान होते थे, किसी ने खेल दी हम में सियासत, चलो हम एक हो जाएं। न तुम समझे न हम समझे उलझ बैठे न जाने क्यों, हमें तो है तुम्हें भी हो निदामत, चलो हम एक हो जाएं। मोहब्बत की ज़मीं पर बीज बोया किसने नफ़रत का, न हो फिर से अमानत में ख़यानत, चलो हम एक हो जाएं। तुम्हारा हक बज़ाहिर है हमारा हक भी है बेशक, अमा छोड़ो भी ये लानत मलामत, चलो हम एक हो जाएं। वो बाबर था कि औरंगज़ेब था, जो भी था जैसा था वो सारे रह गए बनकर हिकायत, चलो हम एक हो जाएं। ख़ता जुम्मन की गर थी तो सज़ा कर्जन को किस बाबत, थी बे इंसाफ वो किसकी अदालत, चलो हम एक हो जाएं। नहीं सुननी है उनकी बात जो नफ़रत सिखाते हैं, करें मिलजुल के हम उनसे बगावत, चलो हम एक हो जाएं। अगर लिली परेशान है तो तुम भी कौन सा खुश हो, करें भी तो करें किससे शिकायत, चलो हम एक हो जाएं। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हो तुसी ते मैं हाँ रोहित बंसल पक्का।
ਕਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ MM ਫਾਰੂਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਲੀਪੁੱਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸਰ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो पंजाब, सत श्री अकाल। सर, सबसे पहले तो मैं नाम से ही चर्चा शुरू करूंगा। पंजाब के लोग आपको लिलीपुट के नाम से जानते हैं, बहुत पूरी दुनिया आपको लिलीपुट के नाम से जानती है। और अगर मैं बात करूं, घर वालों ने नाम रखा MM फारूकी, कोई मिस्सी कहता था, कोई आपको प्यार से कोई दोस्त मिस्सू कहता था। तो फिर जी लिलीपुट कहाँ से आया, ये ज़रूर एक बार बताएं। मैं पढ़ा लिखा थोड़ा सा हूँ, तो स्कूल में पढ़ी थी किताब बिलीवर इन द लैंड ऑफ लिलीपुट। तो मुझे वो लिलीपुट नाम अपने लिए बहुत सूटेबल लगा। तो जब मैं बॉम्बे आने लगा तो गया जंक्शन पे रिजर्वेशन करवाई। जब टिकट मैंने बॉम्बे की तो लिलीपुट के नाम से रिज़र्व करवाई, और ये हुआ था 1975 25 नवंबर को मेरा नामकरण किया था मैंने अपना। क्योंकि हमारा नाम मिसबाह-उद-दीन है, वो ज़रा डिफ़िकल्ट होता है प्रोनाउंस करने में लोगों को। तो स्कूल में भी, सर्टिफिकेट पे भी, हर जगह गलत लिखा जाता था। तो मैं बड़ा दुखी था उससे। तो मैंने कहा कि ये नहीं रखूँगा, इंडस्ट्री में जाऊँगा तो। लेकिन बदनसीबी ये देखिए कि कोई यहाँ भी लिलीपुट भी कोई ठीक से नहीं लिखता। कोई लिलीपट लिख देता है कोई लालीपट लिख देता है, कुछ भी करता है। तो नाम के साथ मेरे बड़े ग्रह अच्छे नहीं रहे तो ऐसे ही नाम रखा मैंने अपना। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, स्कूल से थिएटर की शुरुआत होती है, उसके बाद कॉलेज में थिएटर, उसके बाद यूनिवर्सिटी में थिएटर, साथ में साथ आपने राइटिंग का काम किया, बॉलीवुड तक का काम। तो ये पूरा सफ़र के अगर हम बात करें तो बिहार से बम्बई और बम्बई से बठिंडा जंक्शन कैसे रहा ये? एक बात जो है बहुत इम्पोर्टेंट समझने की, वो ये है कि हम, ईश्वर हमें पैदा करता है और ईश्वर ही डिसाइड किए रहता है कि इसको ये करना है, इसको डॉन बनना है, इसको शरीफ बनना है, इसको बदमाश बनना है, इसको आशिक बनना है, इसको प्रोफेसर बनना है, इसको एक्टर बनना है, इसको लेखक बनना है। और जब वो डिसाइड कर लेता है तो वो रास्ते भी देता जाता है, बनाते जाता है। आपकी सोच जो है वो उस वक्त उसी तरह से चलती है जिस मंजिल पे आपको पहुंचना है। तो आपके सोच में वही सब पॉजिटिव ये रहेगा। रास्ते में आपके रुकावटें आएंगी, उससे आप विचलित नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं। आप यकीन कीजिए, जब मैं मुंबई गया था तो मेरे पास एक पैसा नहीं था, और आज आप इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं आपको लिटरली डिटेल समझा ही नहीं सकता कि कैसे क्या हुआ। कभी आपने खिला दिया, कभी उसने खिला दिया। एक वक्त तो खाना मिल ही जाता था, ये उसकी कुदरत। तो मैं कुदरत में बहुत बिलीव करता हूँ, और या उसको भाग्य कह लीजिए, किस्मत कह लीजिए, तकदीर कह लीजिए। तो मेरा मानना ये है कि मेरी तकदीर में जो लिखा था वो एक शेर है ना शायर का, कि जो कि पेशानी पे लिखा है वो पेश आनी है। तो लिखा हुआ था, वो पेश आ गया। एक तो लिखा होता है, एक बंदा लिखने की कोशिश करता है कि मेरे को ये बनना है। तो लिलीपुट के दिमाग में क्या चल रहा था कि मैं ये बनना चाहता हूँ? नहीं, मेरे दिमाग में ये नहीं चल रहा था। चूँकि बचपन से जवानी तक हमने बहुत, हमारे ज़माने में तो बड़ी हालत ख़राब थी, जो जिसमें थोड़ी सी भी जिस्मानी त्रुटि होती थी तो हमारे ज़माने में अंधों पे भी लोग हंसते थे, लंगड़ों पे हंसते थे, हकला के जो बोलते थे उन पे भी हंसते थे, और मुझ जैसे छोटे लोगों पे तो पूरी अपनी भड़ास निकालते थे अपनी खूबसूरती का। तो वो एक एहसास कमतरी थी, लेकिन हम उसको निगेटिव
साइड नहीं लेके गए। अब हम कह दें कि हमने किया है, तो ये मुझे लगता है कि ये भी कुदरत ने ही हमें निर्देश दिया, कुदरत ने ही हमें इशारा दिया कि तुमको नेगेटिव नहीं होना है, तुम्हें पॉजिटिव रहना है। और जो अभी जो फेस कर रहे हो उसके विपरीत तुम्हें जो है वो आगे मिलेगा। तो हम अपना काम करते रहे। आदमी जीवित है तो उसकी मूवमेंट, उसकी लाचारी है, उसको मूवमेंट करना ही है। बहुत से लोग कह देते हैं डिसेबल, एक होता है डिफरेंट टेबल, एक होता है डेफिनेटेबल। तो लगा लिलीपुट को कि शायद अगर कुदरत ने कुछ कम दिया है तो बहुत ज़्यादा भी कुछ मिलेगा। बहुत ज़्यादा भी दे दिया है, बिल्कुल उसका करम है। और वो जब चाहता है तभी जो है आपके दिल में मेरे लिए प्यार जागेगा, उसके दिल में प्यार जागेगा। वो अगर नहीं चाहेगा तो आप हमको घास नहीं डालेंगे, समझ रहे हैं ना। तो मेरा विश्वास जो है वो, बहुत से लोग हैं जो ज़िंदगी में फेल हो जाते हैं तो उसको दोष देते हैं, और कुछ लोग हैं जो जब सक्सेसफुल हो जाते हैं तो अपने को क्रेडिट देते हैं। मैं पहला आदमी हूँ जो सिर्फ उसी को क्रेडिट देता हूँ। आज के सर समय की बात करें तो जिस तरीके से धर्म के नाम पर बात होती है, जाति के नाम पर बात होती है, लेकिन एक आपका समय था कि बॉलीवुड हो चाहे बिहार का सिनेमा हो, जात की बात नहीं थी, धर्म की बात नहीं थी। जातिवाद तो शुरू से रहा है। कभी आजकल मीडिया जो है वो थोड़ा सा ओपन अप है तो वो चीज़ें सामने आ जाती हैं। पहले ये चीज़ें सामने नहीं आती थी, लेकिन जब से दुनिया बनी है अच्छाई और बुराई तो साथ चलती आ रही है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था। हमारे ज़माने में भी था, लेकिन हाँ डिग्री जो थी वो कम थी, परसेंटेज कम था। अभी बढ़ गया है। अब इसका इलाज हम अभिनेताओं क्या की खुशनसीबी ये है कि हमें जो है वो कोई पर्टिकुलर सिर्फ मुसलमान ही मुझे प्यार करता है, ऐसा नहीं है। सारे लोग मुझे प्यार करते हैं, सारी दुनिया के लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं। तो मैं तो सारी दुनिया का हूँ, इसलिए मैं न किसी धर्म में बिलीव करता हूँ, न मैं किसी जात में बिलीव करता हूँ। मैं इंसानियत में बिलीव करता हूँ, और मुझे लगता है कि मेरी अपनी फ़िलॉसफी यही है कि ईश्वर ने हमें आदमी बना के भेजा है, और अपने पास आने के लिए उन्होंने होमवर्क दिया है कि तुम हमारे पास लौट के आना इंसान बन के। तो ये प्रोसेस जो है, ये कुछ लोग इस प्रोसेस पे चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इंसान बनने की। कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि हमें इंसान बन के उनके पास जाना है। तो जाति वाति धर्म वर्म इस पे तो हम बात करते ही नहीं। छठी कक्षा में थे शायद आप, जब आपने पहली बार स्टेज के ऊपर गए, तो किस तरीके से वो मौका मिलता है कि आज लिलीपुट एक कलाकार बनने जा रहा है? हाँ, वो स्कूल के टाइम में हमारे जो प्रिंसिपल थे भगवान बाबू, तो उन्होंने अचानक मुझे वो हाथ पकड़ा लेके गए जहाँ मेकअप वेकअप हो रहा था आर्टिस्टों का। सरस्वती पूजा का ओकेज़न था हमारे स्कूल में, हर साल सरस्वती पूजा में कल्चरल प्रोग्राम होता था। तो लेके गए और जो मेकअप कर रहे थे उनको बोला इसको इतनी सी दाढ़ी लगा दो। तो उन्होंने इतनी सी चिपका दी हमको। तो मैं पजामा और कुर्ता पहनता था, तो उनके पास गया, छोटा सा बच्चा। तो उन्होंने कहा जाओ कुछ करो। अब कुछ करो, क्या करो, समझ में आया नहीं मुझे। लेकिन चूँकि मैं शरारतें करता रहता था, कभी गधे की आवाज़ निकाल के लोगों को चौंका देता था, तो कभी मुर्गे की आवाज़ निकाल के, वो बचपन में जो होता है शरीर बच्चे जो नटखट बच्चे होते हैं, तो वैसी हरकतें करता था मैं। तो जब इन्होंने कहा कि जाओ कुछ करो, तो सोच में पड़ गया मैं। फिर बिलीव में अचानक बॉडी लैंग्वेज मेरी चेंज हुई,
और मैं जैसे नॉर्मली चलता हूँ वैसे चलता हुआ नहीं गया, वो कुछ इठलाता कुछ अजीब सी हर मूवमेंट करता हुआ स्टेज पे पहुँचा, तो चाल देख के लोगों को हंसी आ गई। फिर मैंने माइक पे फूंक मारी और धक्का दे दिया कि मेरे फूंक से माइक उड़ गया, इतनी ताकत बच्चे के फूंक में है। तो उस वक्त ये सब सेंस ऑफ ह्यूमर में लिया जाता था, तो लोग उस पर भी हंसे। फिर हमने कुछ शायरी वायरी उर्दू क्लास में पढ़ी हुई थी, तो वो सब अपना एक छोटा बच्चा इतनी भारी भारी शायरी जो है वो, एक बार शायरी हो जाए। तो वो शेर था, वो आगा हशर काश्मीरी का एक नाटक था नेकी बदी, तो उसका एक पैराग्राफ था कि जिस राह में है ठोकरें वो राह है इंसान अचल, जुर्मों गुनाह के बोझ से वरना गिरेगा मुंह के बल, तारीकियां हैं हर तरफ फंदा न बन अब भी संभल, मुड़ भाग दौड़ आ इस तरफ ताकत अभी है पाँव में, आराम और राहत जिंदगी सब है खुदा की छाँव में। तो ये शेर जो है वो मैच्योर शेर है। अब इसको एक बच्चा जो है वो हाथ वाथ फेंक के और बिल्कुल ऐसे करके अजीब सा कुछ किया होगा हमने, तो बड़ा लाफ्टर वाफ्टर मिल गया। फिर स्टेज, अब मैं कॉमेडियन की कमज़ोरी क्या होती है, उसको जब रिस्पॉन्स मिलता है तो फैल जाता है। बिल्कुल सही तो कहा। मैं भी फैल गया। अब मैं हटने का नाम ना लूँ स्टेज, कलाकार को ताड़ी की जरूरत होती है। अरे तो फिर वो पीछे से आवाज़ आ रही है, आजा आजा, हो गया, आ जाओ। मैं सुन ही नहीं रहता। फिर प्रिंसिपल साहब ने किसी को भेजा, उसने मुझे पीछे से गोद उठाया और लेके स्टेज से बाहर गया, उस पर भी लाफ्टर मिल गया। तो ऐसे ही शुरुआत हुई वहाँ से। उसके बाद फिर हम नाटक करने लगे। नाटक करते तब ये समझ पे पढ़ने में मैं एकदम ही बकलोल। अभी एक फिल्म में करके आ फिल्म रहा भी हूँ वही कर रहे बकलोल। हो। तो कभी सोचा था कि जो बिहार में कर रहे हो वो कभी पंजाब में करने का मौका मिलेगा? तो वो बकलोल था मैं पढ़ने में बिल्कुल, तो परसेंटेज कम आते थे। तो जब ग्रेजुएशन कर लिया हमने, तो अब आंखें खुली कि अब क्या करें, हम तो किसी लायक तो है नहीं हम। कर कलर की खा डबल रोटी खुशी से फूल जा, कलर की भी नहीं करनी, हमें इज्जत भी पानी है, हमें अपनी वैल्यू भी बढ़ानी है, तो क्या किया जाए। तो हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने हमें बॉम्बे इनवाइट कर लिया कि आ जाइए आप एक सीन भी कर लेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे, एक्टर बनने गए थे? एक्टर बन जाएंगे। तो आ गए उनके कहने से बॉम्बे। तो और कुछ कर नहीं सकते थे, पान की दुकान खोल नहीं सकते थे, चाय बेच नहीं सकते थे। तो हमने कहा चलो एक्टर ही बन जाते हैं, एक्टिंग का दिया है ऊपर वाले ने, तो उसने ही रास्ता निकाला। तो उसका डिसाइडेड था। तो जिस टाइम बॉम्बे जाने का प्लान किया उस समय घर वालों का क्या रिएक्शन था? वालिद साहब क्या कह रहे थे? ठीक 1 महीना पहले मेरे फादर की डेथ हुई थी। उसके बाद जिनसे डर था रोके जाने का, वही निकल लिए। तो ये भी देखिए उसका स्क्रीन प्ले कितना टाइट रहता है। उसको मतलब आपकी ज़िंदगी में ट्विस्ट पे ट्विस्ट आते हैं, आप रियलाइज़ नहीं करते हैं। लेकिन अगर आदमी बैठ के सोचे तो समझ में आता है कि हम जो कर रहे हैं वो हम नहीं कर रहे हैं। बॉम्बे पहुंचने आज भी लोग कहते हैं कि स्ट्रगल बहुत है। तो आपकी वहाँ की स्ट्रगल कैसी थी? क्योंकि सीधे बहुत से लोग हैं, ऑडिशन देना, काम जल्दी जल्दी नहीं मिलता है। बहुत से लोगों को लगता है साइड रोल मिल जाए, कोई इधर उधर का रोल मिल जाए, कम से कम रोज़मर्रा का जो पैसा है वो चलता रहे। ऐसा है कि स्ट्रगल का शब्द जो है वो ज़्यादातर फिल्म लाइन वाले ही इस्तेमाल करते हैं। जी जी, स्ट्रगल आम जिंदगी में नहीं है क्या? बिल्कुल है। आप जो स्ट्रगल बॉम्बे में कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, आपके पिता ने आपको पालने में कितनी स्ट्रगल की है आपको पता है। बिल्कुल सही कहा। तो उनका स्ट्रगल और आपके स्ट्रगल में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। उन्होंने कई रातें सोच के गुजार दी होंगी, सो नहीं पाए होंगे कि हम अपने बच्चे को कैसे आगे बढ़ाएं। खाना पीना मिल जाना
वो अलग चीज़ है, लेकिन जो ख्वाहिश का जाग जाना और उसका पूरे होने का इंतज़ार करना, वो बहुत तकलीफ़देह होता है। बॉम्बे में तो बहुत ज़्यादा बच्चे, आजकल के नए बच्चे जो आए हैं वो तो घर से ही फुलफिल्ड हैं, बिल्कुल पैसे वाले बच्चे हैं। माँ बाप उनको लाखों रुपया भेजते रहते हैं, वो ऐश करते रहते हैं, काम मिलता है आता है नहीं। ज़्यादा मुसीबत ये हो गई है कि बहुत लोग इस कोशिश में आ जाते हैं कि मैं शाहरुख खान बनूंगा या मैं अमिताभ बच्चन बनूंगा। ये सोच ही गलत है। आप में कुछ है तो आप आइए, फिर आप ही बनेंगे। अगर आप मोहन हैं तो आप मोहन बनेंगे, फिर दूसरे ये सोचेंगे कि मुझे मोहन बनना है। तो आप पहले से ही ये डिसाइड कर ले रहे हैं कि मुझे ये बनना है, इसका मतलब आप में अपने में आप में कुछ नहीं है। तो जब आप अपने आप में कुछ पाएं, गलत फहमी पालना बहुत आसान होता है, लेकिन अपने आप के साथ सच्चा होना वो बहुत दुश्वार है आज के ज़माने में। ख़ास कर एडिटिंग की मैं बात करूँ, लीनियर से नॉन लीनियर टेक्निक हो चुके, कैमरे डिजिटल हो चुके हैं। पहले वो टेप वाले या रील वाले हम बोल देते थे, आजकल कार्ड का कैमरा है। तो रीटेक का काम शुरू हो चुका है। पहले के ज़माने में कितने रीटेक होते थे और आजकल कैसा चलता है? नहीं, रीटेक तो खैर अभी भी होते हैं। पहले ज़माने में थोड़ा टेंशन ये होता था कि वो जो रील मिलती थी वो कॉस्टली होती थी। तो वो अगर 1 फीट भी का अगर आपका कोई सीन है और उसमें अगर आपने 3-4 रीटेक दे दिए तो आपके कई फीट बर्बाद हो गए। तो वो अब तो नहीं है, अब तो इरेज कर देते हैं यहीं पे। तो वो परेशानी आज नहीं है, वो पहले थी। तो सर, बहुत से सीरियल आपने लिखे। आज के मैं सीरियल देखता हूँ, टाइम पास काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है कि आज डेली शो देना है तो इसीलिए कम से कम इसको मार दिया, इसको जिंदा कर दिया, इसको फिर से ले आए। तो एक आपके टाइम के सीरियल थे, वो एक स्टोरी लाइन होती थी। कोई चेंज इस चीज़ में आपको, स्क्रिप्ट के नज़रिए से मैं बात करूँ, क्योंकि आपने स्क्रिप्ट लिखी है, आपने एक्टिंग की है, तो थिएटर किया है, हर चीज़ के बारे में आपको नॉलेज है थिएटर में। तो ये सीरियल में आप कितना चेंज देख रहे हो? हमारे ज़माने में बहुत ज़्यादा कमर्शियल लोग नहीं होते थे। हमारे ज़माने में लोग जो हैं उनको एक शौक़ था कि हम एक अच्छी चीज़ बनाएं, जनता को एंटरटेन करें, अच्छे मैसेज दें। पैसा कमाना ज़रूरी होता है, लेकिन तब के लोग पैसा पे उतना जोर नहीं देते थे। जोर देते थे कि देखो कोई गलत मैसेज ना जाए। तो हम लोग बहुत सचेत होकर लिखा भी करते थे, और हम लोग वैसे, हम लोगों में के दिमाग में वैसे ऑल फोल बातें आती भी नहीं थी। लेकिन अब क्या हो गया है कि चैनल्स जो हो गए हैं उनकी मजबूरी है डेली टेलीकास्ट। तो अब डेली टेलीकास्ट में तो आपको लिखना ही पड़ेगा, और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त अच्छा लिख डालें। तो वो सफ़र कर रहा है चैनल की वजह से। चैनल अगर मैनेज करे कि हाँ भाई पहले 100 स्क्रिप्ट लिख ली जाए, लिख करके उसको फाइनल कर लिया जाए, मीन मेख जितने हैं वो निकाल दिए जाएं, करेक्ट कर लिया जाए, उसके बाद शूटिंग शुरू हो, उसके बाद टेलीकास्ट शुरू हो, तो ये सब ना हो। लेकिन यहाँ तो है कि बस आओ जी, ये कॉन्सेप्ट है जी, ये लिखो जी, ये कल से शूटिंग शुरू है जी, और परसों से टेलीकास्ट शुरू है जी। तो इसकी वजह से जो है वो क्वालिटी कहाँ से लाए बेचारा राइटर, उसको भी मजबूरी है। एक चीज़ और है, पंजाब के अंदर ना एक ट्रेंड शुरू हो गया था कि एक्टर ये है, इसको देखकर स्टोरी लिख दो। ये तो पहले भी होता था। ये 70s के बाद से तो यही हो रहा था कि कहानी कुछ नहीं है, हीरो ने बोल दिया कि हाँ अच्छा मैं तुम्हारी फिल्म करूँगा, तो बस उस हीरो को लेकर के स्क्रिप्ट बन गई। वो तो पहले भी था, आज भी है। मिर्ज़ापुर के अगर आपके किरदार की बात करें तो दत्ता जी का किरदार सभी ने सलाया, सभी ने एक डिफरेंट कैरेक्टर नज़र आया। तो आपकी मेहरबानी।
वाहेगुरु दी मेहरबानी। तो कैसे टाई अप होता है उस टीम के साथ, कैसे वो किरदार को आपने अपनी अदाकारी से निखारा, किस तरीके की स्क्रिप्ट मिली थी, किस तरीके का आपको लगा कि इसमें ये चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं? मैं कुछ नहीं सोचता हूँ, मुझे फ़ोन आया कि आपको कोई इस रोल के लिए बुलाया जा रहा है। मैं गया, डायरेक्ट हमारा कॉस्ट्यूम डिसाइड हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद कुछ दिन के बाद शूटिंग हुई। शूटिंग पे मुझे सीन दिया गया कि ये है, ऊपर वाले का कर्म हुआ, दिमाग ने काम कर दिया, हमने एटीट्यूड बदला, बॉडी लैंग्वेज बदली, पहुंच गया, कर दिया, हो गया। कॉमेडियन। अब मुझे नहीं मालूम था कि ये इतना पसंद किया जाएगा। ये क्रेडिट मैं राइटर को दूंगा या और डायरेक्टर को दूंगा। मैं तो एक्टर हूँ, तो मैंने अपना काम कर दिया, लेकिन इस ऊंचाई तक जाएगा ये उनकी श्योरिटी थी, वो श्योर थे, मैं श्योर नहीं था। एक कॉमेडियन, एक विलन, एक इमोशनल करैक्टर, सभी करैक्टर आपने ज़िंदगी में किए हैं। तब कितना मुश्किल होता है उन करैक्टर को एक करैक्टर से दूसरे, क्योंकि एक टाइम कई बार होता है कि 2 से 3 शूटिंग चलती रहती हैं, तो कितना एक तरीके से जैसे सिंगर कहते हैं ना कि हम रियाज कर रहे हैं, शायद आप समझ रहे होंगे ना, पंजाबी में रियाज कहते हैं, तो वो कहते हैं कि प्रैक्टिस जिसको हम बोल सकते हैं। तो एक्टिंग के लिए कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ के लिए? एक्टिंग के लिए प्रैक्टिस जो है वो एक ही चीज़ है, दैट इज़ ऑब्जर्वेशन। आप खाते पीते होटल में चाहे खाने गए हैं या क्लब में आप गए हैं या जिम में गए हैं या जहाँ भी गए हैं, आपको ऑब्ज़र्व करना होता है लोगों को कि किसमें क्या कुछ डिफरेंट है। उस डिफरेंस को हमने अपने चिप्स में डाल के रख दिया है। अब जब वैसा कोई कैरेक्टर मिला कि भाई ये कैरेक्टर है, ये ऐसा है, तो हम उस वक्त फिर उसको उस प्रैक्टिस को इस्तेमाल करते हैं कि हाँ, ये भटिंडा में हमें एक आदमी मिला था जो ऐसे बोलता था, तो उसको यूज़ कर लिया। तो ऑब्जर्वेशन इज़ द बेस्ट रियाज। अलग अलग लैंग्वेज में आपने काम किया, पंजाबी लैंग्वेज में भी आपको फिल्म करने का मौका मिला। और जी, लेकिन मैंने हिंदी ना छोड़ी। मैंने कहा कि हमसे पंजाबी मत बोलवाओ, पंजाबी बहुत मीठी ज़ुबान है, मेरे मुंह से बहुत ख़राब लगेगी, इसलिए हमको हिंदी ही बोलने दो। तो कैसे होता था, क्योंकि कलाकार की और लैंग्वेज की मैंने पहले कहा कि कोई भी सीमा नहीं होती है, तो पंजाबी लैंग्वेज को कैसे अंडरस्टैंड करते थे और अपने डायलॉग को कैसे फिर मैनेजमेंट हो पाती थी? सामने वाले एक्टर का कमाल होता था, उसका एक्सप्रेशन जो है वो एक्यूरेट होता था, तो हम उसके एक्सप्रेशन से समझ जाते थे कि अच्छा ये बोला है तो मुझे ये बोलना है। तो मैंने पहले भी सवाल किया था कि बिहार से बम्बई और बम्बई से बठिंडा जंक्शन तो ये पंजाबी फिल्म की शुरुआत आपकी पहली पंजाबी फिल्म है? पहली है। इससे पहले आपने बहुत से जो पंजाबी हमारे बॉलीवुड के अंदर, खासतौर पे मैं धर्मेंद्र सर की बात करूंगा ना, और बहुत सी फैमिली है, कपूर फैमिली पूरी की पूरी पंजाब से है, तो कभी उनसे बातचीत होती थी और पंजाब को लेकर कैसी बातचीत होती थी उनके साथ? नहीं, उन लोगों से हमारी ऐसी बहुत ज़्यादा ऐसा दोस्ताना नहीं रहा है। मैं वो बहुत सीनियर लोग हैं, तो मुझ में एक अंदर से परिवार की तरफ से डाला हुआ है अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करना, तो मैं उतना दोस्ताना रिलेशन नहीं बना पाया। तो वो भी जो है मैं उतना उन लोगों से खुल करके नहीं मिला और बातचीत की। अपना एक्टिंग के मामले में ठीक है कि आप ये कैरेक्टर हैं, मैं आपका ये कैरेक्टर हूँ, तो कैरेक्टर की जो है वो उसकी बातें हो जाती हैं कि हाँ भाई तू ऐसा कर लेना, तो तू ऐसे करे, तो सर मैं ये करूँगा तो आप ये, तो वो सब होता है। लेकिन पारिवारिक और सोशल जो रिलेशन होते हैं वो मेरे नहीं हैं। आजकल हम देख रहे हैं बॉलीवुड के अंदर बिहारी सॉन्ग और पंजाबी सॉन्ग दोनों धमाल मचा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। और पंजाबी एक्टर हो चाहे बिहार के एक्टर हो, वो भी धमाल मचा रहे हैं जी।
तो कैसा लगता है जब अपने प्रदेश का गाना बॉम्बे में चलता है या पूरी दुनिया में चल रहा है? मैं इसमें बिलीव ही नहीं करता हूँ कि मेरा बिहार सबसे अच्छा है और पंजाब नहीं अच्छा है, या पंजाब बहुत अच्छा है और गुजरात बहुत ख़राब है। मैं कंपैरिजन करता नहीं हूँ। मुझे, मेरा देश है, मेरे देश का हिस्सा है और मेरे देश की मिट्टी में अच्छाइयाँ हैं ज़्यादा, तो मेरे सभी लोग अच्छे हैं कि उनका भी गाना अच्छा है। वो कभी ख़राब गाना बना देते हैं, पंजाबी में भी ख़राब गाने बनते हैं, बिहारी में भी ख़राब गाने बन जाते हैं। तो अब हम, बिहार का है तो हम उसकी बुराई नहीं करेंगे, ये तो नाइंसाफ़ी कभी होगी। पंजाबी फिल्में देखने का काम हुआ, जब पंजाबी एक्टर के साथ कभी मुलाकात हुई जिनके साथ लगता हो कि काम करना चाहिए? मैंने मेहर मित्तल जी के साथ बहुत पहले दादा दादी की कहानियाँ जब मैं कर रहा था, तो उसमें एक एपिसोड में मेहर मित्तल जी के साथ हमने काम किया था। बड़े मासूम आदमी थे, बहुत ही मासूम आदमी थे, और मतलब इतना बड़ा स्टार आदमी, और वो ऐसे घुल मिल के ऐसे बच्चों जैसे बात करना, तो मैं उनसे बहुत बहुत इम्प्रेस हुआ था। तो मुझे लगता है अरे यार, पंजाबी आती होती तो मैं इनके साथ काम करता। आपको एक और बात बताऊं, वो भी बठिंडा से हैं। बठिंडा ही से थे? हाँ, बठिंडा से ही थे। अच्छा। वो मेल मित्तल जी। और पंजाबी फिल्मों में एक टाइम ऐसा था कि पहले सर की डेट बुक होती थी, उसके बाद फिल्म को सोचते थे कि शूट करना है। ये मालूम है मुझे, ये जानता हूँ मैं इनके बारे में। तो सर, जिस तरीके से पंजाबी फिल्मों में अब आपने काम शुरू किया है, एक के बाद एक फिल्म कर रहे हो, तो पंजाबी सिनेमा को आने वाले समय में कैसे देखते हो और यहाँ पे काम करके आपको कैसा फील हो रहा है, खासतौर पे पंजाब का कल्चर, क्योंकि पंजाब के गांव में जाते होंगे, पंजाब के शहरों में जाते होंगे? देखिए, हमारे देश की जो खूबसूरती है वही हमारे देश की समस्या भी है। अब पंजाबी लैंग्वेज अपनी है, उसकी लिमिटेड ऑडियंस है ना। बिहारी है नहीं, हिंदी है, बिल्कुल। तो हिंदी तो पूरा इंडिया देखता है। अब साउथ की फिल्में होती हैं, उनको हिंदी में डब करते हैं तब पता चलता है। पंजाबी फिल्में जब हिंदी में डब हो करके बाहर आएंगी तब आपको पता चलेगा कि कैसे लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से पंजाबी फिल्मों को भी हिंदी में डब करके डालना शुरू करना चाहिए ताकि दूर तक पहुँचे। ये हाल जो है हिंदी थिएटर का है, हिंदी थिएटर की ऑडियंस नहीं है। अब थिएटर में नाटक देखने के लिए टिकट होती है महंगी महंगी, तो वो कौन आएगा कोई अनजान चेहरे को देखने और ये करने। उनको टीवी पे मिल जाता है मज़ा, उनको सिनेमा में मिल जाता है मज़ा। तो हिंदी के साथ तो ट्रेजेडी ये हो गई। दूसरे उनमें जो है वो ऐसा लगाव नहीं है अपनी लैंग्वेज से कि देखना चाहिए नाटक, किस राइटर ने क्या लिखा है, नहीं है। ये सब गुजराती और मराठी में बहुत है, वो लोग बहुत रिलीजियसली तौर पे नाटक देखते हैं। बंगाल में भी अच्छा है, बंगाल में भी अच्छा है। गिरीश कर्नाड जी की बात कर लें, बादल सरकार की बात कर लें, उनका भी काफ़ी पॉपुलर प्ले है। हाँ, अभी वो ज़माना थोड़ा सा, अभी उतना नाटक वाटक उतना नहीं हो रहा है, तो नाटक बेचारे का भट्टा बैठा दिया वो फिल्म और टीवी ने। लेकिन अगर आपको बढ़ना है, अपनी ऑडियंस बढ़ानी है, तो आपको डब करके फिल्में जो ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे आ गया, उससे आपको कितना चेंज नज़र आ रहा है पूरे सिनेरियो में? क्योंकि पहले लिमिटेड फिल्में थी, लिमिटेड टीवी सीरियल थे, ओटीटी से लगता है कि एक काम पहले से खुल चुका है, ज़्यादा काम बढ़ चुका है। बिल्कुल। पहले फिल्मों में हीरो, हीरोइन, विलेन, कॉमेडियन, इसी में फिल्में बनती थी। डिफरेंट कैरेक्टर नहीं दिखते थे बहुत ज़्यादा। ओटीटी में क्या हुआ है, कंटेंट पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो यहाँ जो सीरीज़ बनते हैं वो आम जनता को लेके बनते हैं, तो आम जनता उससे ज़्यादा
अटैच होती है। तो OTT प्लेटफॉर्म तो बहुत फ़ायदेमंद है राइटर के लिए भी, क्योंकि चैनल्स में राइटर बंदिश में होता है, फिल्मों में भी डायरेक्टर अपनी चलाता है। OTT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ डायरेक्टर को भी छूट है कि वो चाहे जैसे विजुअलाइज करे वो शूट कर सकता है। राइटर पे है कि चाहे जैसा लिखना चाहे लिख सकता है। तो ये एक फ़ायदा जो है OTT से हुआ है, जिससे आप लोगों को मटेरियल अच्छे मिलने लगे। OTT के साथ एक वल्गर चीज़ की भी काफ़ी ज़्यादा लोग आवाज़ उठाने लगे कि वल्गैरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है इसके, आपको ये लगता है? देखिए, ये जो है तो हम अपना इसको बोलेंगे कि ये उर्दू वर्ड जो है कि हिंदी वर्ड है, अब बड़ा बड़ा ख़राब वर्ड है, दोगलापन, हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी, ये हमारी हिपोक्रेसी है। हम दिन रात गालियाँ बकते हैं, बेटे को बुलाएंगे अरे हाँ, है ना, बाप बेटे को गाली देता है, बेटा बाप को गाली देता है, सब समाज में यही होता रहता है। तो हम फिल्म स्क्रीन पे देख के ऑकवर्ड फील करते हैं। भाई आपने नौकर को बोला पानी लाने के लिए, पानी लाने में देर हो गई, आपने उसको 3 गाली दे दी। और यहाँ अगर नौकर को गाली दे दिया या नौकर ने अपने मालिक को बोल दिया, अपने किसी दोस्त को गाली दे दी, तो आपको ऑब्जेक्शन हो गया। तो या तो आप समाज से गाली हटा दीजिए, आप समाज से गाली हटा दीजिए तो हम भी नहीं बनाएंगे, हम भी वैसे कैरेक्टर। अब हम किसी पिंप का कैरेक्टर दिखा रहे हैं, तो जैसा पिंप होता है, शरीफ पिंप तो होता नहीं है कि मैडम आज आपके लिए ग्राहक आने वाला है तो आप उसे ज़रा अच्छे से इंटरटेन कर दीजिएगा, ऐसा तो बोलेगा नहीं पिंप। कहतो है तैयार है ना, शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, नहीं तो जब वो कैरेक्टर आप लिख रहे हैं और वो कैरेक्टर आप पोर्ट्रे कर रहे हैं, उसको आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो आप उसी वे में करेंगे ना। आप एकदम लखनवी अंदाज का तो पिंप नहीं बनाएंगे ना। पहले आप तो गालियों से, हाँ, मैं थोड़ा सा उस पर बिल्कुल ऑब्जेक्शन करता हूँ जो वो सेक्स दिखाते हैं। तो उस पे थोड़ा सा मेरा ये है कि 2 बातें हैं जो कमरे में की जाती हैं, या तो सेक्स या नहीं तो शौचालय। तो ये 2 चीज़ें जो हैं जो पर्दे में होती हैं, उनको आप पर्दे पर मत लाइए, वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन गाली बकना और ये सब करने, उसमें क्या है। आपके वालिद सर इमाम थे, इमाम का बेटा बोला कि मंदिर में भजन गाता था, तो एक गीत के साथ अगर समाप्ति हो जाए कोई भी। मंदिर में भजन नहीं मैं गाता था, लेकिन मंदिर में जाकर के मैं गाने गा दिया करता था। बहुत ज़्यादा नहीं, 1-2 बार ऐसा हुआ था। और ये आपने अभी कुछ देर पहले बोला था कि बड़ा ये जात पात चल रहा है, धर्म वर्म चल रहा है, इसीलिए मैंने पूछा था। हाँ, तो उस पर मैंने आज के दौर के लिए एक गज़ल लिखी है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। जी, इरशाद। कि मिटाएं दिल से सदियों की अदावत, चलो हम एक हो जाएं, पूरी है चीज़ ये नफ़रत निहायत, चलो हम एक हो जाएं। वो क्या दिन थे जब हम 2 जिस्म और एक जान होते थे, किसी ने खेल दी हम में सियासत, चलो हम एक हो जाएं। न तुम समझे न हम समझे, उलझ बैठे न जाने क्यों, हमें तो है तुम्हें भी हो निदामत, चलो हम एक हो जाएं। मोहब्बत की ज़मीं पर बीज बोया किसने नफ़रत का, न हो फिर से अमानत में ख़यानत, चलो हम एक हो जाएं। तुम्हारा हक बज़ाहिर है, हमारा हक भी है बेशक, अमा छोड़ो भी ये लानत मलामत, चलो हम एक हो जाएं। वो बाबर था कि औरंगज़ेब था, जो भी था जैसा था, वो सारे रह गए बनकर हिकायत, चलो हम एक हो जाएं। ख़ता जुम्मन की गर थी तो सज़ा कल्ज़न को किस बाबत, थी बे इंसाफ वो किसकी अदालत, चलो हम एक हो जाएं।
नहीं सुननी है उनकी बात जो नफ़रत सिखाते हैं, करें मिलजुल के हम उनसे बगावत, चलो हम एक हो जाएं। अगर लिली परेशान है तो तुम भी कौन सा खुश हो, करें भी तो करें किससे शिकायत, चलो हम एक हो जाएं। लकीरें हैं तो रहने दो, किसी ने शायद गुस्से में आके खींच दी होगी, इन्हीं को अब बनाओ पाला, आओ कबड्डी खेलते हैं। तो पंजाब का खेल कबड्डी है। और जिस तरीके से बॉर्डर के ऊपर पिछले दिनों में आपने हालात देखे जंग के, तो एक कलाकार उस चीज़ को कैसे सोचता है? क्योंकि कलाकार के ऑडियंस तो कलाकार सिर्फ दुखी होते हैं, चाहे कोई भी हो, कलाकार दुखी होते हैं, वो खून खोलता है उनका, लेकिन जिम्मेदारी हमारे सर पे है नहीं, जिम्मेदारी सरकार की है, फौज की है, वो लोग अपना फ़र्ज़ निभाते ही हैं। तो देखिए, हमारा मानना ये है कि जो बुरा है, जब तक वो ख़त्म नहीं होगा बुराई ख़त्म नहीं होगी। वो कि पता नहीं किसने कहा था कि बुराई जो होती है अंदर होती है, बुरों को मत मारो बुराई को मारो। क्या है वहाँ, छोड़ो यार, ये सब बातें सेंसलेस हैं। आप बुरे को ख़त्म करो, 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा, 3 से 4 होगा, 1 से होगा। हमारा एक सब्जेक्ट है जी जी, कि एक जल्लाद है, उसका बेटा क्रिमिनल हो गया तो उसको फांसी होती है, तो इसको बेटे से मिलने जाता है जेल में, तो बेटे को बोलता है कि तूने भी मेरी बात नहीं सुनी, और देख मेरी बात नहीं सुनने का नतीजा। तो वो बोलता है कि एक बात बताओ, हम बुरे हैं, हम मुजरिम हैं, लेकिन क्या बिना सपोर्ट के हम मुजरिम बन सकते थे? हमें तो मुजरिम बनाया गया। फलां ने कहा कि तुम ये कर ले इतना पैसा दूंगा, फलां ने कहा ये कर दे इतना पैसा दूंगा, तो हमें तो सज़ा मिल रही है, जुर्म करवाने वालों को क्यों नहीं सज़ा मिलती? बिल्कुल, जुर्म करवाने वालों को भी सज़ा मिले। तो कहता है ये लॉजिकल बात है, उनके खिलाफ सबूत नहीं है, तेरे पास तेरे खिलाफ सबूत है। नहीं, तो जेलर आता है, जल्लाद बुलवाता है, तो जेलर बोलता है कि मुझे मालूम है तुम्हारा बेटा है, तो हम दूसरी जगह से जल्लाद मांगेंगे। कहता नहीं, मैं उन बापों में नहीं हूँ जो अपने बेटे के जुर्म को भूल कहते हैं और दूसरे बेटे के भूल को जुर्म कहते हैं। मेरा बेटा मुजरिम है, मेरा जॉब फांसी है, मैं दूंगा। तो आप जो हैं बुराई को बुरे को जब तक ख़त्म नहीं करेंगे, बुराई ख़त्म नहीं होगी। बहुत उसको ख़त्म करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। जो बातचीत कर रहे थे लिलीपुट जी से कि किस तरीके से पहले बुरे को ख़त्म करना होगा, बुराई अपने आप ख़त्म हो जाएगी, फिर वो किसी भी तरीके का काम हो। तो जुड़े रहो जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ਦੇ ਨਾਲ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ।